आगे बढ़ते हैं। अपन पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में अपन ने आवेश के मूलभूत गुण थे जो 4, उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। अब अगला टॉपिक आएगा अपना विद्युत आवेशन। अपन वस्तुओं किस प्रकार से आवेशित करें। उससे पहले अपन 2 परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। तुम भी जानते होंगे सब लोग उनको बारे में। पहली परिभाषा तो है चालक। चालक पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, अर्थात धारा प्रवाहित होती है, या उन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब प्रवाह कब होगा? उस पदार्थ के सिरों पर बैटरी लगाओगे या उसके अंदर विद्युत क्षेत्र आरोपित करें अपन, तब उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो अपन बोलेंगे कि उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, और जो पदार्थ धारा प्रवाहित करते हैं उनको बोलते हैं चालक। उदाहरण इनके सभी धातु है, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लेटिनम, पैलेडियम। इधर से मनुष्य का शरीर, जानवर का शरीर, अम्ल, सार और जल और भी है। ये सब क्या है? चालक है। इनमें बैटरी लगाते धारा प्रवाहित होती है। आप भी चालक हो। स्विच के हाथ लगाइए, साथी को पकड़ लीजिए, बीच में आप रहिए, तो आपके माध्यम से साथी तक क्या जाएगा? करंट जाएगा, धारा प्रवाहित होगी। इसका मतलब आप भी क्या हो? चालक हो। कुछ चालक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा। बैटरी लगाकर धारा प्रवाहित करने का प्रयास करें तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा तो धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। जब धारा प्रवाहित नहीं होगी पदार्थ में, तो अपन बोलेंगे कि वो पदार्थ कैसा है? कुचालक है। वो पदार्थ कैसा है? कुचालक। अब कुचालक के उदाहरण कौन कौन से? सूखी लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, मोम, ये सब क्या है? कुचालक पदार्थ है। कुचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं लेकिन वो बंधित होते हैं नाभिक के आकर्षण बल से। नाभिक के आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। और चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो उस चालक के अंदर यादृच्छी गति या टेढ़ी मेढ़ी या नियंत्रित गति करते रहते हैं। जैसे बैटरी लगाते हैं या विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं चालक पदार्थ के, तो उस विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है और एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। इस कारण धारा प्रवाहित हो जाती है। ऐसे इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे अपन विद्युत धारा, जो अपना चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, चलते हैं आगे। अपना टॉपिक था आवेशन। आवेशन क्या है? किसी भी वस्तु को जो उदासीन है, किसी भी जो वस्तु उदासीन है उसको आवेशित करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाता है आवेशन। किसी भी उदासीन वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया वो कहलाएगा आवेशन। और आवेशन की 3 विधियां होती है। एक तो घर्षण विधि, एक प्रेरण विधि और एक चालन विधि। चालन विधि को भौतिक स्पर्श विधि भी बोलते हैं। और तीनों विधियों को अपन को ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपन आवेशन। अपना टॉपिक है आवेशन। परिभाषा क्या है वो भी सुन लीजिए। परिभाषा क्या है आवेशन की? उदासीन वस्तुओं को आवेशित, उदासीन वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया, आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन, आवेशन कहलाती है, कहलाती है। इनकी 3 विधियां अपनी बुक में। पहली भी है विधि घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन। सेकंड, प्रेरण द्वारा आवेशन। ये संधारित्र के सिद्धांत में काम आएगी अपने। थर्ड है भौतिक स्पर्श, भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। इसी का नाम है चालन विधि, चालन विधि। ये फ्रिक्शन द्वारा है, इंडक्शन द्वारा है,
ये कंडक्शन द्वारा है, चालन विधि। अब पहली विधि के बारे में पढ़ते हैं अपन, घर्षण द्वारा आवेशन। प्राचीन समय में यही प्रचलित थी, घर्षण द्वारा। ये दोनों बाद में जो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, ये उन्होंने प्रयोग किया था घर्षण विधि की सहायता से। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से और बिल्ली की खाल से बोनाइट या आबनूस की छड़ को रगड़ा था, तो वहां पर बताया था कि आवेश 2 प्रकार का होता है और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। चलिए आगे बात करते हैं घर्षण विधि की। घर्षण विधि में क्या होगा वो सुन लीजिए। ये घर्षण विधि, घर्षण विधि थोड़ा ध्यान से समझिए। घर्षण विधि को इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, मैंने क्या ली, 2 उदासीन वस्तुएं। अब उदासीन वस्तु कब बोलते हैं, जब उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान हो तो अपन बोलते कि वो वस्तु कैसी है, उदासीन। वो वस्तु कैसी है, उदासीन। इस वस्तु में मैंने माना कि 6 तो प्रोटॉन है और 6 क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसी है, उदासीन, उदासीन वस्तु। आगे बढ़े, एक और वस्तु ले ली मैंने यहीं पर, इसमें 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भी कैसी है, उदासीन वस्तु। सर हमें कैसे पता कि उदासीन है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान हो तो आप बोलोगे कि वो वस्तु क्या है, उदासीन है। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, समान, तो वस्तु क्या होती है, वो उदासीन होती है। आगे बात करें, बीच में इन दोनों के मध्य करवाया सर अपन ने घर्षण। क्या करवाया, घर्षण। तो घर्षण से क्या होता है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, उसमें ऊर्जा। उसमें ऊर्जा के कारण क्या होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस जगह चला गया, जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इस पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ढंग से देखिए, इस पे 6 प्लस थे और 6 माइनस थे, इस पे 4 प्लस और 4 माइनस थे। इन दोनों वस्तुओं को मैंने परस्पर रगड़ा या घर्षण करवाया, तो घर्षण करवाने से या रगड़ने से क्या हुई, उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई। उसमें ऊर्जा को कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चला जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, फिर आगे हुआ क्या, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन आया है वहां तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो अब वहां देखो ढंग से आप, इस जगह पर क्या होगा, 6 तो प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने, 5, तो ये तो क्या हो गई, धनावेशित। क्या हो गई ये, धनावेशित। और इसके पास जो वस्तु रखी हुई है इलेक्ट्रॉन उसी पर गया है, इस पर पहले कितने, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गई सर जी, ऋणावेशित। ये क्या हो गई, ऋणावेशित। चलिए आगे, इसकी लैंग्वेज है, जो डेफिनेशन है वो किस प्रकार से बनानी, इसको किस प्रकार से समझना है, और डायग्राम से समझे आप। मैंने 2 वस्तुएं ली है, दोनों वस्तुएं उदासीन है। इसमें 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन है। अब क्या करवाया मैंने, दोनों वस्तुओं के मध्य घर्षण करवाया। जैसे ये दोनों वस्तुएं हैं, ये वस्तु A और ये वस्तु B, इन दोनों के मध्य मैंने इस प्रकार से घर्षण करवाया, इनको रगड़ा मैंने। तो घर्षण करवाने से क्या हुआ, उसमें ऊर्जा उत्पन्न, उसमें ऊर्जा को किसने ग्रहण किया, इस इलेक्ट्रॉन ने। घर्षण के बाद उसमें ऊर्जा को इस इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण किया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल किस में चला गया, दूसरी वस्तु में। जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो तो धन आवेशित, जिसमें पहुंचा वह ऋणावेशित। अब एक पर तो धनावेश आ गया और एक पर ऋणावेश आ गया। यहां से क्या पता चल रहा है आपको, यहां से पता चल रहा है कि यहां पर जो दोनों वस्तुएं आवेशित हुई है उन पर आवेश का परिमाण तो समान है, +1 इस पर है तो -1, तो परिमाण तो 1 हुआ। आवेश का परिमाण तो समान है लेकिन प्रकृति कैसी है, विपरीत। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे, वो बनाओगे आप इस डायग्राम से। सुनो, जब 2 उदासीन वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है
जब दो उदासीन वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है या उनके मध्य घर्षण करवाया जाता है तो उसमें ऊर्जा के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु धनावेशित और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार घर्षण विधि द्वारा दोनों वस्तुएं क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। फिर क्या बोलोगे आप, घर्षण विधि में दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा परिमाण में समान और प्रकृति में क्या होती है, विपरीत। आवेश की मात्रा परिमाण में समान और प्रकृति में क्या होती है, विपरीत। इसी फोटो से आपको परिभाषा बनानी है। और कैसे बनाओगे, जब दो उदासीन वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है या उनके मध्य घर्षण करवाया जाता है तो उसमें ऊर्जा के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु धनावेशित हो जाती है तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। इसके ऋणावेशित होने का कारण जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और इसके धनावेशित होने का कारण जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस प्रकार दोनों वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित। कौन सी विधि से हुई, घर्षण विधि से। अब दोनों वस्तुओं पर आवेश की प्रकृति तो क्या है, विपरीत, लेकिन आवेश का परिमाण क्या है, समान। अब सुनो, घर्षण विधि में दो बातें ध्यान रखनी है। घर्षण विधि में दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाना या रगड़ना या स्पर्श कराना आवश्यक होता है। और सेकंड, घर्षण विधि के पश्चात दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा क्या होती है, समान। परिमाण में समान होगी और प्रकृति में कैसी होगी, विपरीत। यही से उपयोग किया जाता है यदि मैं इस मार्कर को या कंघे को सूखे बालों में से घर्षण करवाऊं तो होगा क्या, बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन इस मार्कर से या प्लास्टिक की छड़ से या कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर बालों में चले जाएंगे तो ये तो हो जाएगा धनावेशित। बालों की जगह आप रेशम का कपड़ा ले सकते हो क्योंकि पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग किया था। एक तो लिया था कांच की छड़ और एक लिया था रेशम का कपड़ा। उसने उन दोनों के मध्य क्या करवाया, घर्षण। तो रेशम के कपड़े से कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में चले गए, रेशम के कपड़े में। तो कांच की छड़ कैसी हो गई, धनावेशित। फिर इसके पास कागज के टुकड़े को लाया गया ऐसे, तो वो धीरे से नीचे से उठकर इसके चारों ओर क्या हो गए, इसके क्या हो गए, चिपक गए, क्योंकि इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हुआ था, विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र, ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ आवेशन के कारण, इस पर आवेश आ गया, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। वो विद्युत क्षेत्र हल्की उदासीन वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। चलिए आगे, अगली विधि आती है अपनी घर्षण विधि में। मैंने आपको बता ही दिया, परिभाषा तो मैंने 2 बार बोल दी, एक बार फिर बोल देता हूं, याद कर लेना। जब दो उदासीन वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, उनके मध्य घर्षण करवाया जाता है तो घर्षण के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस उसमें ऊर्जा के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो वस्तु तो धनावेशित हो जाती है तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है, आवेशित हो गई, आवेशित। अब उन पर आवेश की मात्रा परिमाण में तो समान होगी और प्रकृति में क्या होगी, विपरीत। ये थी भैया अपनी कौन सी विधि, घर्षण विधि। कौन सी विधि थी, घर्षण विधि। चलिए आगे, अगली विधि आती है अपनी प्रेरण विधि। कौन सी विधि आती है, प्रेरण विधि। ध्यान से समझना प्रेरण विधि को, बहुत ही अच्छी विधि है। इसकी सहायता से पर संधारित्र का जो सिद्धांत है या संधारित्र बनाते हैं, कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर एक प्रकार का सेल होता है, वो आवेश का संग्रह करता है ऊर्जा के रूप में। चलते हैं सेकंड विधि, प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, प्रेरण विधि में क्या है वो भी सुन लो। इसमें एक वस्तु तो होगी आवेशित, जैसे मैंने ले लिया, ये तो है आवेशित। कैसी है ये, धनावेशित। ये लिख सकते हो आवेशित। परिभाषा तो आवेशित से बनाएंगे, दिख रही है धनावेशित। और इसी के बिल्कुल पास में सटीक करके ऐसे इतने सा गैप रख के दूसरी वस्तु लेते हैं अपन। यहां तो मैं गैप बढ़ा देता हूं। दूसरी वस्तु लेते हैं अपन,
उदासीन वस्तु, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये है उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु। जब इस आवेशित वस्तु के पास में किसको रखा अपन ने, उदासीन वस्तु को, तो हुआ क्या, विद्युत प्रेरण हुआ सर, विद्युत प्रेरण, विद्युत प्रेरण। ये क्या होता है, सुनते जाना। इसमें क्या होता है विद्युत प्रेरण में, जो आवेशित वस्तु है उस पर जो चार्ज है, आवेशित वस्तु ये है, इस पर जो चार्ज है वो उदासीन वस्तु के विपरीत प्रकृति के आवेश को तो अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित, और इसका जो समान प्रकृति का आवेश है उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। इस प्रकार आवेशित वस्तु का जो चार्ज है कैसा है, पॉजिटिव। अब इस पर पॉजिटिव है तो इसका समान प्रकृति वाला चार्ज कौन सा हुआ, इसका समान प्रकृति वाला चार्ज हुआ पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव को तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित, ये कर दिया सर प्रतिकर्षित, और नेगेटिव को क्या करेगा, आकर्षित, ये कर दिया सर आकर्षित। तो ये तो कैसी थी, उदास, ये तो है धनावेशित, धनावेशित, या अपन क्या बोले इसको, आवेशित, इसको क्या बोले, आवेशित। और ये हो गई भैया वो ध्रुवित, और जो ध्रुवित हुई है, ध्रुवित हुई है जो वस्तु, जो ध्रुवित हुई है वह भी किसकी भांति कार्य करती है, आवेशित की भांति, क्योंकि ये भी क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी, ये भी क्या उत्पन्न करेगी, विद्युत क्षेत्र। ये उसी प्रकार का है जैसे HCl का अणु है, इसमें प्लस माइनस यही है, इस पर विद्युत क्षेत्र लगाऊं तो H प्लस तो एक तरफ आ जाए, Cl माइनस एक तरफ आ जाए, इसका मतलब प्लस तो इधर आ गया, माइनस तो इधर आ गया। तो जो ये अणु इस प्रकार से बटे, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो ये कहलाएगा ध्रुवित, ध्रुवित अणु। क्या कहलाएगा, ध्रुवित अणु। कैसा अणु होगा ये, ध्रुवित अणु। अब सुनो, मैं इसको ढंग से क्लियर करता हूं तुम्हारे बहुत इजी तरीके से, अब बिल्कुल प्यार से समझना इसको। देखो इधर, यह है धन आवेशित या आवेशित वस्तु, यह है उदासीन वस्तु। जब अपन आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास में रखते हैं तो विद्युत प्रेरण की घटना होती है। ये विद्युत प्रेरण उसी प्रकार का है जैसे अपन किसी को मोटिवेट करते हैं, या कोई पढ़ने वाला बच्चा है, उसके साथ कोई बच्चा जो नहीं पढ़ रहा है, जिसका मन नहीं लग रहा है, उसको उसी के साथ रखें, उसी के साथ बिठाएं, उसी के साथ खिलाएं, वो जहाँ पढ़ रहा हो तब भी उसको वहीं बिठाएं, तो होगा क्या, जो बच्चा नहीं पढ़ता है वह भी पढ़ने वाले बच्चे से प्रेरित हो जाएगा, और वह खुद भी कुछ दिनों बाद स्वयं बिना कुछ कहे पढ़ाई करने लगेगा। ये होता है वातावरण के कारण, और वो उसने प्रेरणा कहाँ से ली, जो बच्चा पढ़ता है ना उससे। यहाँ पर भी क्या होगा, एक वस्तु तो होगी आवेशित और एक वस्तु होगी उदासीन। तो उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के पास रखते हो तो होता क्या है, उदासीन वस्तु का समान प्रकृति वाला चार्ज, किससे समान प्रकृति वाला, आवेशित वस्तु से, वो तो उससे दूर चला जाता है, लेकिन नेगेटिव प्रकृति वाला जो चार्ज है या विपरीत प्रकृति वाला जो चार्ज है वो उसके पास आ जाता है। पास इसलिए आएगा क्योंकि वो उसको आकर्षित करेगा, और दूर इसलिए जाएगा कि वो उसको प्रतिकर्षित करेगा। यहां से समझिए परिभाषा किस प्रकार से बनाओगे, जब आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास में रखा जाता है, जब आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास में रखा जाता है, जब आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास में रखा जाता है तो विद्युत प्रेरण के कारण आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु के समान प्रकृति वाले चार्ज को, आवेशित वस्तु का पॉजिटिव चार्ज है और उदासीन वस्तु का जो पॉजिटिव चार्ज, इसका समान प्रकृति वाला पॉजिटिव चार्ज ये होगा, आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु के समान प्रकृति वाले चार्ज को तो प्रतिकर्षित करती है। ये क्या कर रही है, प्रतिकर्षित करती है, तथा विपरीत प्रकृति वाले चार्ज को क्या करेगी, आकर्षित। अरे बोलो सर, विपरीत प्रकृति वाले चार्ज को क्या करेगी, आकर्षित। समान प्रकृति वाले चार्ज को तो प्रतिकर्षित करती है और विपरीत प्रकृति वाले चार्ज को आकर्षित करती है, जिससे इस वस्तु का धनायन तो एक तरफ आ जाता है या ऋणावेश एक तरफ आ जाता है और धनावेश एक तरफ आ जाता है। अर्थात वस्तु कैसे हो जाती है, ध्रुवित। वस्तु कैसे हो जाती है, ध्रुवित। और ध्रुवित वस्तु
आवेशित वस्तु की भांति कार्य करती है। ध्रुवित वस्तु आवेशित वस्तु की भांति कार्य करती है। आगे बढ़ोगे आप, विद्युत द्विध्रुव, वो भी इसी प्रकार का होता है। विद्युत द्विध्रुव का टोटल चार्ज तो 0 होता है, लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो द्रव्यमान केंद्र है वो अलग अलग होता है। एक तरफ तो होता है +q, एक तरफ होता है -q, फिर भी वो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। वैसे ही ये ध्रुवित वस्तु भी क्या उत्पन्न करेगी? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब ये सरे कैसे बनी वो इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे भाई आओ, मैं इसको, एक ध्रुवित वस्तु क्या होती है वो समझ लो आप। जैसे बात करते हैं अपन, ये हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, या फिर दूसरा ले लीजिए आप, यहीं पर मैंने ले लिया ये ऑक्सीजन का परमाणु। ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने? 8। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो इसमें तो 6 और इसमें 2, 8 हो गए। अब जहां पर इन सभी इलेक्ट्रॉनों का, इन सभी 8 इलेक्ट्रॉनों और 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान केंद्र यही है। इस जगह है धन आयनों का, ऋण आयनों का द्रव्यमान केंद्र। जब धन आयनों और ऋण आयनों का द्रव्यमान केंद्र एक जगह हो तो उसको बोलते हैं भैया उदासीन वस्तु। क्या बोलते हैं उसको? उदासीन वस्तु। अब मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र लगा दूं या बैटरी लगा दूं इस परमाणु, तो होगा क्या? ये इसके बीच में लगा दिया मैंने। यहां तो 8 प्रोटॉन थे, थोड़ा इसका बड़ा कर देते। यहां तो 8 प्रोटॉन थे, ये 8 प्रोटॉन। तो ये 8 प्रोटॉनों को तो ये जो ऋणात्मक प्लेट है या ऋणात्मक चार्ज है वो अपनी ओर क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। किनको? 8 प्रोटॉनों को। तो और ये 8 इलेक्ट्रॉन सर, वो 8 इलेक्ट्रॉनों को, ये जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज है ना, वो 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉनों को पॉजिटिव चार्ज इधर और 8 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो उधर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। जब प्रोटॉनों का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करेंगे तो वो यहाँ मिलेगा, और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करोगे तो वो यहाँ मिलेगा। मतलब ये HCl है ना, वो प्लस माइनस यहाँ द्रव्यमान केंद्र था। जैसे ही इस HCl को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं अपन, तो होता क्या है? उधर तो चला जाता है H+ और इधर आ जाता है Cl-, यानी कि ऋण आयनों का और धन आयनों का द्रव्यमान केंद्र विस्थापित हो गया। जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो ये कहलाएगा ध्रुवित ऑक्सीजन परमाणु और ये ध्रुवित HCl अणु। समझ में आया? ये तो ध्रुवित क्या है? ऑक्सीजन परमाणु, और ये ध्रुवित HCl अणु। और ध्रुवित HCl अणु भी क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र, क्योंकि इसमें बन जाता है द्विध्रुव। क्या बन जाएगा? द्विध्रुव। तो सुनो वापिस, अपन बात कर रहे थे किसकी? प्रेरण विधि की। प्रेरण विधि में क्या है? एक तो आवेशित वस्तु है, एक उदासीन वस्तु है। आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास में रखा तो आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु के समान प्रकृति वाले चार्ज को तो प्रतिकर्षित कर देगी, और विपरीत प्रकृति वाले चार्ज को क्या कर लेगी? आकर्षित। जिससे उदासीन वस्तु क्या हो जाएगी? ध्रुवित हो जाएगी। ध्रुवित होने का मतलब है कि धन आयनों का, ऋण आयनों का द्रव्यमान केंद्र अलग अलग है। जब वस्तु ध्रुवित हो जाती है तो आवेशित वस्तु की भांति कार्य करती है, मतलब वो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो इसको प्रेरण विधि द्वारा अपन इस प्रकार वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? ध्रुवित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ध्रुवित और ध्रुवित वस्तु भी किसकी भांति व्यवहार करती है? आवेशित वस्तु की भांति। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप बिना स्पर्श किए वस्तु को क्या कर सकते हो? ध्रुवित। बिना स्पर्श के ये जो वस्तु थी, इससे अपन ने इसको टच नहीं करवाया, फिर भी ये ध्रुवित हो गई। ध्रुवित होने का मतलब इसने क्या उत्पन्न कर लिया? विद्युत क्षेत्र। ध्रुवित हो गई, आवेशित हो गई मान लो, क्योंकि ऋणायन एक तरफ आ रहा है और धनायन एक तरफ आ रहा है, तो वो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। इसी से कुछ क्वेश्चन है पीछे, वो मैं तीनों विधियां खत्म हो जाएगी उसके बाद उस क्वेश्चन को करवाऊंगा। क्वेश्चन क्या है कि आप किसी धात्विक चालक गोले को बिना स्पर्श किए किस प्रकार से धनावेशित या किस प्रकार से ऋणावेशित करोगे? ये इसका सबसे शानदार क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी है, आरबीएससी में भी है। एनसीईआरटी में तो एग्जाम्पल था यहाँ पीछे, ठीक है, उसको अपन करेंगे जैसे इसकी तीसरी विधि खत्म हो जाएगी, चालन विधि, उसके जस्ट बाद। 2 विधियां कंप्लीट हो गई। अब तीसरी विधि पढ़ेंगे अपन, भौतिक स्पर्श विधि या चालन विधि। चलिए आगे अगली विधि के बारे में बात करते हैं, भौतिक स्पर्श विधि या चालन विधि।
ये चालकों के लिए काम में ली जाती है। किसके लिए? चालकों के लिए। और जो ये प्रेरण विधि थी ये भी चालकों के लिए काम में ली जाती है। चालकों में क्या, इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, मतलब उनको जो आवेश दिया जाता है वो उस पदार्थ में गति कर सकता है आवेश, जबकि कुचालकों में ऐसा नहीं होता। कुचालकों को जहां आवेश दिया जाता है जिस स्थान पर वो आवेश वही रहता है। ठीक है, चलते हैं। अब है अगली विधि अपनी प्रेरण विधि, तो हो गई कंप्लीट। भौतिक स्पर्श विधि की बात करते हैं। भौतिक स्पर्श विधि, इसी का नाम है चालन विधि। ठीक है, करना क्या है इसमें स्पर्श कराना है। थोड़ा ध्यान से समझिए आप। ये मैंने एक धात्विक गोला लिया और इसको रख दिया मैंने कुचालक स्टैंड पर। ये क्या है? कुचालक स्टैंड। ये उदासीन गोला है, ये तो धात्विक गोला। उदासीन धात्विक गोला। ठीक है, ये उदासीन है और इससे मैंने इसी आकार का एक आवेशित गोला। आकार सेम नहीं हुआ तो फिर इसकी थ्योरी चेंज हो जाएगी। तो इसी आकार का एक उदासीन गोला ले लिया मैंने, सॉरी आवेशित धन आवेशित गोला ले लिया, ये वाला। ये है धन आवेशित गोला। इस धन आवेशित गोले को मैंने स्टैंड से पकड़ रखा है। ये कुचालक स्टैंड है, ऐसे हाथ से कुचालक स्टैंड। ये यहाँ पर एक बॉल टाइप में धात्विक गोला है। दूसरा एक और गोला मैंने इसकी स्पर्श करवाया, टच करवा दिया, लेकिन इसको कुचालक स्टैंड से क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। इसे हाथ से टच नहीं करवाया। यदि मैं इसको हाथ से टच करवाऊंगा तो अपनी बॉडी भी क्या है, चालक, और ये गोला भी क्या है, चालक। तो इसका चार्ज यहां से यदि मैं इसको टच करूं तो इसका चार्ज मेरी बॉडी में आएगा और मेरी बॉडी से कहां चला जाएगा, धरातल में। तो ये बोलेंगे अपन की क्या हो गया, भूसंपर्कित हो गया। क्या हो गया, भूसंपर्कित हो गया। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। तो अपन ने इस पर पॉजिटिव चार्ज लिया, कुचालक स्टैंड से इसको पकड़ लिया और दूसरे कुचालक स्टैंड पे रख रखा है एक उदासीन धात्विक गोला। और ये उदासीन धात्विक गोला इस प्रकार से, और दोनों का साइज क्या है, समान। आकार समान है सर जी, आकार समान नहीं होगा तो इसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। मैं दोनों ही लैंग्वेज में बता दूंगा। जब आकार समान नहीं हो तब किससे निकालते हैं, और जब आकार समान हो तब आवेश की मात्रा किससे निकालते हैं। चलिए आगे। जितना आकार इसका है ना उतना ही आकार दूसरे वाले का है। आकार समान है, इस बात का ध्यान रखना। ये यहाँ पर क्या हुआ सर, इनके मध्य भौतिक स्पर्श। भौतिक स्पर्श, भौतिक स्पर्श से क्या होगा, ये वाला चार्ज इससे इसमें आएगा। भौतिक स्पर्श से क्या होगा, वो वाला चार्ज इससे इधर आएगा। उदासीन धात्विक गोला, इधर से चार्ज कहाँ आएगा, इस पर आएगा। और कब तक आता रहेगा, जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा समान ना हो जाए। जब तक दोनों पर आवेश की मात्रा समान ना हो जाए। अब क्या किया सर, मैंने इस गोले को और इस गोले को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। दोनों गोलों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। दोनों गोलों को अलग अलग कर दिया। ये तो यहाँ कुचालक स्टैंड पर ही, और इसको मैंने साइड में ले आया इधर। इस पर इतना प्लस और इस पर इतना प्लस। ये भी धनावेशित और ये भी धनावेशित। आकार क्या है इनका, समान। मैं यहां लिख देता हूं आकार समान।
यहीं से मैं इसकी परिभाषा बोलूंगा, ध्यान से समझना। थोड़ा सा ये आरबीएससी किताब में गलत तो नहीं है, लेकिन आकार के लिए नहीं बोल रखा। यदि आकार अलग अलग हुआ तो फिर ये कंडीशन नहीं लगेगी। सुनिए आप ध्यान से। जब उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है या स्पर्श कराया जाता है, जब उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है या स्पर्श कराया जाता है, तो आवेशित वस्तु से आवेश, आवेशित वस्तु से आवेश उदासीन वस्तु की ओर तब तक आता रहता है जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा समान ना हो जाए। जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा समान नहीं हो जाए। इस पर देखो प्लस का 10 चार्ज है, प्लस 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 10 प्लस है। जैसे ये इससे इस पर आया तो इस पर तो कितना आ गया 5, और इस पर क्या आ गया 5। सुनना मेरी बात ध्यान से, लैंग्वेज समझना, ठीक है। चलो बात सुनना ध्यान से। जब उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के, जब उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसे टच करवाया जाता है, तो आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की ओर आवेश तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा समान नहीं हो जाए। लेकिन ये सारी की सारी प्रक्रिया तभी सही है, आवेश का मान समान तभी सत्य होगा जब दोनों का आकार क्या होगा समान। तभी बोल सकते हो आप कि दोनों पर आकार, दोनों पर आवेश की मात्रा क्या होगी समान। यदि इनका आकार अलग अलग है तो फिर इसके लिए परिभाषा दूसरी बनेगी। क्या बनेगी? जब उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श करवाया जाता है तो आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की ओर तब तक आवेश का प्रवाह होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं पर विभव का मान समान नहीं हो जाए। जब तक कि दोनों वस्तुओं पर विभव का मान समान नहीं हो जाए, वहां पर विभव समान करना पड़ेगा, क्योंकि आवेश के प्रवाह तब तक होता रहता है, दो चालकों के मध्य तार जोड़कर उनमें आवेश प्रवाहित किया जाए तो उन दोनों के मध्य आवेश तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक कि दोनों पर आवेश, जब तक कि दोनों पर विभव की मात्रा समान नहीं हो जाए, विभव का मान समान नहीं हो जाए। आकार समान हो तो विभव भी तो समान होगा और उस पर आवेश की मात्रा भी समान होगी। इस प्रकार चालन विधि द्वारा इस उदासीन वस्तु को क्या किया जाता है? आवेशित। अब क्या होता है इसमें, पहले मैं इसकी परिभाषा बता देता हूं। जब आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो, जब आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो आवेशित वस्तु से, आवेशित वस्तु से आवेश, आवेशित वस्तु से आवेश उदासीन वस्तु की ओर तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा समान ना हो जाए। ठीक है। इस प्रकार चालन विधि द्वारा या भौतिक स्पर्श विधि द्वारा, इस प्रकार चालन विधि द्वारा दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है, या उदासीन वस्तु को क्या कर लेते हैं अपन? आवेशित। अब सुनना, आकार समान हो तो, आकार समान हो तो विभव व आवेश, आकार समान हो तो विभव व आवेश समान होगा। इसका विभव v और इसका भी v, इस पर चार्ज प्लस q तो इस पर भी प्लस q, लेकिन इनका आकार समान नहीं है। आकार, आधार नहीं, आकार, आकार समान
नहीं हो तो विभव समान होगा परंतु आवेश अलग अलग होगा। ये कब की बात है? ये आवेशन के बाद की बात है, भौतिक स्पर्श के बाद की बात है। भौतिक स्पर्श के पश्चात, भौतिक स्पर्श के पश्चात उस वाली स्थिति में यदि आकार समान हो तो विभव व आवेश भी समान होगा, और यदि आकार समान नहीं हो तो विभव तो समान होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आवेश का मान या आवेश की मात्रा समान हो। ठीक है, दोनों वस्तुओं पर चार्ज कैसा होगा? समान प्रकृति का। समान प्रकृति का मतलब पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। देखो मैंने क्या समझाया आपको, जब आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो आवेशित वस्तु से आवेश उदासीन वस्तु की ओर तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा समान न हो जाए। इस प्रकार चालन विधि द्वारा दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। इस प्रकार चालन विधि द्वारा दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। भौतिक स्पर्श के पश्चात आकार समान हो तो विभव व आवेश समान होगा, आकार समान नहीं हो तो विभव तो समान होगा परंतु आवेश का मान अलग अलग होगा। चलिए आगे। लेकिन इस चैप्टर में मेरी बात सुन लेना, इस चैप्टर में आपको समान आकार वाले क्वेश्चन देंगे। 4-5 क्वेश्चन है। आरबीएससी जो फर्स्ट लेसन है उसमें चालन विधि पर या भौतिक स्पर्श विधि पर वह समान आकार को मानकर उनको दिया गया है। कभी वह साइज अलग अलग कर दे तब विभव से करना है, और ऐसे क्वेश्चन अपन तीसरे लेसन में विभव वाले में करेंगे। ठीक है, वो तो इसलिए बताया मैंने सारी चीजें। यहाँ तो मैं बोलूँ कि सर आवेश समान होगा, फिर मैं थर्ड लेसन में जाके लैंग्वेज चेंज कर दूँ, फिर आप बोलो सर ये क्या कर रहे हो। ठीक है, तो जो लैंग्वेज है वो तो विभव से निकलती है, हमेशा विभव ही बताता है कौन सी वस्तु से आवेश कौन सी वस्तु में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब भौतिक स्पर्श विधि में दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराना क्या होता है? जरूरी होता है। भौतिक स्पर्श विधि में दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराना क्या होता है? जरूरी होता है। और भौतिक स्पर्श के पश्चात दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा क्या होती है? समान होती है। अब सुन लीजिए, अब कितना मान होगा वह भी निकाल लेते हैं। एक तो ये वस्तु है A, इस पर आवेश है Q1, दूसरी वस्तु है B, इस पर आवेश है Q2। ठीक है, इसी पर ऐसे बना देते हैं, उदाहरण के लिए समझ जाओगे आप। दोनों पर पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, 8, 3, 3, 6, 6, 4, 10, इस पे 10 और इस पे लिया मैंने 8, 4, 3, 7, 3, 10, 4, 4, 8। मैं इनको क्या करवा दिया? भौतिक स्पर्श। ये सर जी भौतिक स्पर्श, भौतिक स्पर्श करवाया इस प्रकार से। तो हुआ क्या? इससे इस पर आवेश आया, कितना आया? 9, तो 18 हो गए टोटल। इस पर तो हो गया Q1 डैश और इस पर हो गया Q2 डैश। ये तो A और ये B। मैंने आवेश को उधर लाइट आ रही होगी, Q1 डैश और ये Q2 डैश। अलग अलग कर दो इनको। जैसे मैंने इनको अलग अलग किया तो ये तो है A और ये है B। ढंग से समझना, दोनों पर 9 बनाऊंगा मैं। एक पर 8 है, सुनिए, इस पे +8, इस पर है +10। भौतिक स्पर्श के बाद इससे चार्ज इस पर आया, क्योंकि इस पर आवेश ज्यादा है तो विभव भी ज्यादा होगा, क्योंकि आकार से साइज इनका क्या है? सेम, समान आकार के ही, समान आकार के। ठीक है, यहां से एक सूत्र की उत्पत्ति करेंगे, उसी को लगाना है, समान आकार के। तो इसको इससे टच करवाया तो इसका जो इसमें 10 है, इसमें कितने? 8, एक इधर आएगा और इस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस पर भी 9 हो जाएगा और इस पर भी 9 हो जाएगा। और इसके लिए सूत्र होता है, वो सुन लेना। सूत्र होता है इसके लिए भौतिक स्पर्श के
पश्चात, भौतिक स्पर्श के पश्चात आवेशित वस्तुओं पर आवेश की मात्रा कितनी, Q1 डैश Q2 डैश बराबर, दोनों पर बराबर होगी। और कितना होगा, दोनों का योग करो चिन्ह सहित और 2 का भाग दे दो सर। दोनों का क्या करो, योग और 2 का भाग दो। भौतिक स्पर्श के पश्चात आवेशित वस्तुओं पर आवेश की मात्रा Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 बटे 2। इस पर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इस पर होगा। लेकिन ये तब लगाना है जब दोनों का आकार क्या हो, समान। आकार समान नहीं होगा तो सर ये सूत्र नहीं लगेगा। लेकिन इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल दिए अपन को राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी में भी और राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, तो दोनों में आकार समान होने के बाद ही वो बात कर रहा है कि भौतिक स्पर्श, जिन वस्तुओं के मध्य भौतिक स्पर्श करवाया जा रहा है उनका आकार समान है। उनका आकार क्या है, समान। अब सुनो, 2 समान आकार की वस्तुएं, इस पर प्लस का 8 है, इस पर प्लस का 10 है। भौतिक स्पर्श के पश्चात इसका विभव ज्यादा है तो आवेश भी ज्यादा होगा, आवेश ज्यादा है तो विभव ज्यादा। ऐसे ही बोल सकते हो इधर से इधर आवेश है, कब तक आता रहेगा, जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा समान नहीं हो जाएगी। जैसे ही दोनों पर आवेश की मात्रा समान हुई तो अपन सूत्र लगाएंगे, भौतिक स्पर्श के पश्चात या चालन विधि के पश्चात आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा Q1 डैश प्लस बराबर Q2 डैश, दोनों पर समान और Q1 प्लस Q2। इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन। इस सूत्र को आप हमेशा याद रखें, न्यूमेरिकल छोटा सा है, कंप्लीट करते हैं उसको, उसके बाद इसके बुक के न्यूमेरिकल भी करने। 10 माइक्रोकुलाम आवेश की वस्तु से -4 माइक्रोकुलाम आवेश से आवेशित वस्तु को स्पर्श कराकर अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो अब दोनों वस्तुओं पर आवेश होगा। तो अब दोनों वस्तुओं पर आवेश कितना होगा, ये ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं है सर, सूत्र ये रहा ऊपर, सूत्र ये रहा। इसको तो मैं रफ कर देता हूं। एक वस्तु पर तो कितना है, +10 माइक्रोकुलाम, और दूसरी वस्तु पर कितना है, -4 माइक्रोकुलाम। दोनों को क्या करवाया गया, स्पर्श। जब वो आपसे आकार की बात नहीं करे तो सोच लेना कि दोनों वस्तुओं का आकार क्या है, समान। आकार की बात नहीं करे तो दोनों वस्तुओं का आकार क्या है, समान। इसका आंसर देखें तो इसका आंसर, यहां चलते हैं आंसर के पास। ये आंसर इसका एक पर तो है, ये तो Q1 वाली, Q1 बराबर 10 माइक्रोकुलाम, और वो भी कैसा, प्लस वाला, ठीक है। दूसरी वस्तु है Q2 -4 माइक्रोकुलाम, -4, इस पर प्लस ज्यादा बना दो। दोनों क्या करवाया, भौतिक स्पर्श। जब दोनों को टच करवाया गया, माइनस 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 माइनस, इस पे तो 6 माइनस, टच करवाने के बाद इनको अलग अलग किया तो ये बॉडी, तो ये तो है Q1 डैश बन गया और ये Q2 डैश बन गया। अब इसका नाम देते हैं A बॉडी, B A B। अब इन पर चार्ज कितना है वो ज्ञात कर लेते हैं। सिंपली आंसर तो आ गया होगा तुम्हारे, Q1 डैश और ये Q2 डैश। कितना आंसर आएगा, अभी मैंने इससे पहले यहाँ तरीका लिखा था, भौतिक स्पर्श के पश्चात आवेशित वस्तुओं पर
आवेश की मात्रा समान आकार की है तो आवेश समान होगा। दोनों चार्ज को चिन्ह सहित जोड़ो और 2 का भाग दे दो। मान कितना आएगा वो देख लो, 10 माइक्रोकुलाम माइनस 4 माइक्रोकुलाम बटे 2, तो अपना आंसर आया 6 माइक्रोकुलाम बटे 2, तो यानी कि 3 माइक्रोकुलाम। वो भी कैसा है, पॉजिटिव, तो इस पर भी सर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर 3 माइक्रोकुलाम और इस पर भी 3 माइक्रोकुलाम। इस प्रकार के अपनी बुक में आरबीएससी की जो बुक है और राजस्थान जो एनसीईआरटी की बुक है, दोनों में क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन कीजिए। उसमें थोड़ा सा लेंथ बड़ा है, बड़ा ऐसे है कि उसमें 3 है गोले, ए को बी से टच करवाया, ए को बी से टच करवाया, फिर बी को सी से करवाया, तो ए बी सी पर नया आवेश और फिर उनके मध्य क्या पूछ रहे हैं, बल। तो जैसे मैं कूलाम का नियम पढ़ूं बता दूंगा आपको, उसके बाद में बात करूंगा इस टाइप के क्वेश्चनों की, जिसमें स्पर्श करवाने के बाद आवेश चेंज हो जाएगा, आवेश चेंज हो जाएगा तो बल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ए ये बी है, इस पर -4 माइक्रोकुलाम, इस पर 10 माइक्रोकुलाम भौतिक स्पर्श कराया तो आवेश का आदान प्रदान होगा। अब इधर से चार्ज उधर जाएगा, तो इसका तो प्लस का कितना था 10, इसका माइनस का 4, तो सूत्र ये रहा, कितना बचेगा, दोनों का योग करो और 2 का भाग 2, तो कितना है 6/2, यानी कि 3 माइक्रोकुलाम इस पर भी और 3 माइक्रोकुलाम इसमें। दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश है और मात्रा भी क्या है, समान, लेकिन आकार क्या होना चाहिए, समान। तो चालन विधि में 2 बातें ध्यान रखनी है, समान परिमाण और समान प्रकृति का आवेश मिलता है, परिमाण भी समान और प्रकृति भी समान। ठीक है, और चालन विधि में स्पर्श कराना जरूरी है। समान आकार दोनों वस्तुओं का समान है तो विभव और आवेश समान होगा, लेकिन यदि आकार समान नहीं हुआ तो विभव तो समान होगा लेकिन आवेश समान नहीं होगा। ऐसा पढ़ाऊंगा मैं तीसरा लेसन जो है विद्युत विभव उसमें। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये तो अपनी आवेशन की विधियां कंप्लीट हुई। किसकी विधियां, आवेशन की विधियां कंप्लीट हो गई है। 3 विधियां थी, घर्षण विधि, चालन विधि और एक प्रेरण विधि। तीनों की मैं परिभाषा एक बार बोल देता हूँ। ठीक है, घर्षण विधि क्या थी, जब 2 उदासीन वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है या घर्षण करवाया जाता है तो उसमें ऊर्जा के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो वस्तु धनावेशित, जिसमें पहुंचते हैं वो वस्तु ऋणावेशित। इस प्रकार दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है, आवेशित हो गई। सर आवेशित दोनों वस्तुओं पर मात्रा आवेश की समान होगी, बस प्रकृति क्या होगी, अलग अलग, विपरीत होगी प्रकृति, एक पर पॉजिटिव एक नेगेटिव। परिमाण तो क्या होगा, समान। और घर्षण विधि में दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराना आवश्यक है। उसके बाद है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में क्या होता है, प्रेरण विधि में एक वस्तु तो होती है आवेशित, एक होती है उदासीन। उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के पास में रखते हैं तो आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु के समान प्रकृति वाले आवेश को तो प्रतिकर्षित करती है और उदासीन वस्तु के विपरीत प्रकृति वाले चार्ज को अपनी ओर पास बुला लेती है। तो होता क्या है, उदासीन वस्तु का पॉजिटिव एक तरफ चला जाता है और नेगेटिव एक तरफ चला जाता है। जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेशों का द्रव्यमान केंद्र एक तरफ हो, ऋणात्मक आवेशों का द्रव्यमान केंद्र एक तरफ हो, तो आप बोलोगे वस्तु ध्रुवित हो गई और ध्रुवित वस्तु भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसका मतलब वो भी आवेशित हो गए। अब प्रेरण विधि में स्पर्श करना आवश्यक नहीं होता है, केवल पास में रखना होता है, उसी से वो प्रेरित होती है। अब मैंने बोला था इसका उदाहरण कि कोई पढ़ने वाला बच्चा है, उसके साथ जो जिसका मन नहीं लग रहा हो, जो कम पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो, उसको कुछ दिनों तक उसके साथ रखा जाए। वो जब पढ़े उसको भी वहीं रखे, जहाँ खेले वहीं रखे, क्लास में जहाँ बैठे, हर उसकी जो भी क्रिया है उसके साथ रखा जाए, उसको क्रियाओं के साथ खेलते टाइम रे हर टाइम, तो वो उसके से प्रेरित होकर वो भी कुछ दिनों बाद पढ़ने लगता है। वही है इसमें प्रेरण विधि में भी। इंडक्शन है उसमें, चार्जिंग बाय इंडक्शन एक आएगी, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और एक कंडक्शन, चालन विधि। थर्ड आई अपनी चालन विधि। चालन विधि में क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है, स्पर्श कराया जाता है। तो आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की ओर आवेश का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा समान नहीं हो जाए। ठीक है, मात्रा समान तब होगी जब आकार समान होगा। ये किसमें, चालन विधि। और चालन विधि में स्पर्श कराना जरूरी होता है। इसमें चालक ही लिए जाते हैं, चालक गोले लेंगे धातुओं के। और होगा क्या दोस्तों, इसमें वो बात ध्यान से समझो, स्पर्श के पश्चात आवेश का परिमाण भी समान होगा और प्रकृति भी समान होगा। किसमें, चालन विधि में। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद विद्युतशीलता के बारे में बताऊंगा, फिर कूलाम का नियम पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जितने भी इससे संबंधित न्यूमेरिकल है आरबीएससी की बुक एनसीईआरटी में आप कीजिए उनको। चालन विधि के लिए तो ये सूत्र लगाना है। और एक आई थी अपनी घर्षण विधि। तो घर्षण विधि में तो कोई न्यूमेरिकल बनेगा नहीं, बस उसको याद रखने का तरीका है कि
क्या होता है जब अपन किसको, रेशम से कांच की छड़ को घर्षण करवाएं? क्या होता है जब रेशम की छड़ से या रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को क्या करवाए, घर्षण करवाए, रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को घर्षण करवाए। तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखोगे कि जब हम रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को घर्षण करवाते हैं तो घर्षण के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, तो कांच की छड़ तो धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार घर्षण के द्वारा दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है, आवेशित। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन है तो मैं PDF फाइल सेंड कर दूंगा, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछूंगा मैं, लास्ट में से चैप्टर खत्म हो जाएगा। जिनके आंसर आपको नहीं आए वो मेरे से बात कीजिए, मैं बिल्कुल उनके आंसर आपको बता दूंगा। धन्यवाद।